ओके, दिस इज़ पार्ट 2 फॉर लेक्चर 10 और इसमें हम असम्पशन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं जो कि कहती है टेस्ट रिलेटेड बिहेवियर प्रिडिक्ट्स नॉन टेस्ट रिलेटेड बिहेवियर। यानी आपका जो स्केल है वो मेजर कर रहा है एग्रेशन इन क्लासरूम। ठीक है, अब इस पे जो स्कोर आएगा बच्चे का एग्रेशन पे वो उस के बारे में भी बताता है कि क्लासरूम के अलावा कितना ज़्यादा ओवरऑल एग्रेसिव है ये बच्चा। ठीक है, इसी तरह पास्ट में उसने कोई बिहेवियर किया है तो आप टेस्ट की मदद से बता सकते हैं कि उसने ये बिहेवियर क्यों किया होगा। ठीक है, मसलन कोर्स में जो कहा जाता है समटाइम्स किसी ने मर्डर कर दिया है तो उसके लिए उसका जो लॉयर है वो ये पेश करता है कि आर्ग्यूमेंट पेश करता है कि ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। तो अब आप जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स और टेस्ट्स वगैरह करके आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया उसमें स्किज़ोफ्रेनिया या इस तरह की कोई पॉजिटिव सिम्टम्स मौजूद हैं, तो उसकी मदद से फिर वो उसका पास्ट का बिहेवियर जो है वो उसके बारे में बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया होगा। इसको आप कहते हैं टू पोस्ट डिक्ट द बिहेवियर। ठीक है, फ्यूचर बिहेवियर को जब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इस टेस्ट में इसका इतना स्कोर आया एग्रेशन पे तो फ्यूचर में ये किस तरह बिहेव करता होगा करेगा बाकी लोगों के साथ, तो वो प्रिडिक्ट बिहेवियर होता है। अच्छा, उसके बाद है असम्पशन नंबर 4, द टेस्ट्स एंड अदर मेजरमेंट टेक्निक्स हैव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आप टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं आप वेल अवेयर हों कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। इन टेस्ट की डेवलपमेंट के बारे में पूरी नॉलेज नो-हाउ होनी चाहिए, किस सैंपल के ऊपर इसकी नॉर्म्स डेवलप की गई हैं, किस एज रेंज के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है, उसके अलावा अप्लाई नहीं हो सकता, इसके रिजल्ट्स को हम किस हद तक जनरलाइज कर सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये सारी नॉलेज जो है वो हर टेस्ट की अपनी स्पेसिफिक होती है। देन assumption नंबर 5 says कि वेरियस सोर्सेज ऑफ एरर आर पार्ट ऑफ द असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, जब भी हम कोई असेसमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है वो एरर का आता है। अब ये एरर बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, मसलन आपने रिज़ल्ट कैलकुलेट करने में जो है वो मिस्टेक की है, ठीक, या फिर टेस्ट परफॉर्म करते हुए असेसीज जो होते हैं यानी जिनका हम टेस्ट ले रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, उनके वो जो है वो टेस्ट को परफॉर्म करते हुए दे कमिट सम एरर्स। उसके अलावा एक अजम्पशन ये भी है कि हमारा टेस्ट जिस फैक्टर को मेजर कर रहा है उसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो टेस्ट के स्कोर्स को मुतासिर कर सकते हैं। मसलन आपका टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है, लेकिन आपका जो टेस्ट पे स्कोर है वो इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड करना चाहिए, लेकिन होता समटाइम्स ऐसे भी है कि अटेंशन पे नहीं कर रहा बच्चा टेस्ट इंटेलिजेंस का टेस्ट सॉल्व करते हुए, या उस वक्त उसकी इमोशनल या फिजिकल स्टेट अच्छी नहीं है, तो ये फैक्टर्स जो हैं वो उसके स्कोर को मुतासिर करेंगे। अच्छा, देन एरर वेरिएंस ये होता है कि हमारे स्कोर का वो हिस्सा जो कि एरर की वजह से आया है उसको हम एरर वेरिएंस कहते हैं, यानी हमारा स्कोर जो कि इफेक्ट हुआ है नॉट ड्यू टू इंटेलिजेंस बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अच्छा, उसके बाद क्लासिकल टेस्ट थ्योरी या ट्रू स्कोर थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि जब भी हमारे पास जो है वो एक ऑब्टेन्ड स्कोर होता है, ठीक है, एक ऑब्टेन्ड स्कोर यानी कितना स्कोर आया कैलकुलेट करके, और एक ट्रू स्कोर होता है। और ट्रू स्कोर जो है वो हर एसएससी का आप तब निकाल सकते हैं जब आप ऑब्टेन्ड स्कोर में से जो एरर का एलिमेंट है उसको माइनस करेंगे। इसलिए एरर को मेजर करना और फिर उसको ऑब्टेन्ड स्कोर में से माइनस करना is very important to get the true score of a person. अब assumption नंबर 6 कहती है कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम भी किया जा सकता है, टेस्टिंग को जो है वो फेयर और अनबाइस्ड मैनर में कंडक्ट करवाया जा सकता है। जितने भी सारे फैक्टर्स जो कि इफेक्ट कर सकते हैं हमारे रिजल्ट्स को अदर देन द फैक्टर दैट वी आर मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ टेस्ट, उन सब फैक्टर्स को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी कि समटाइम्स टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कोर्ट्स में भी इस्तेमाल होते हैं एज एन एविडेंस, तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू होता है, इसलिए जो है वो टेस्टिंग के प्रोसेस में से एरर का जो एलिमेंट है उसको रिमूव करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और टेस्ट को एक फेयर और अनबाइस्ड मैनर में कंडक्ट करवाना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल ऑल्सो। अब जो टेस्ट के पब्लिश करने वाले लोग हैं दे आर बाउंड कि वो टेस्ट के जो मैनुअल है उसमें सारी डिटेल प्रोवाइड करें कि ये टेस्ट किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किन कंडीशंस में इस्तेमाल करना है,
किस तरह से प्रोसीजर है इसका और किस तरह स्कोरिंग है, किन लोगों पर अप्लाई होगा और किस तरह इसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है। और हर कल्चर के लिए आपका जो टेस्ट है वो कल्चर सेंसिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अंग्रेज़ी जानते ही नहीं है और आपने उनको जो इंटेलिजेंस का टेस्ट दिया है वो अंग्रेज़ी में है और ऑफ कोर्स फिर उनका स्कोर लो आएगा, और उसके बिना पर अगर हम कंक्लूड करते हैं कि दे आर हैविंग लो इंटेलिजेंस, तो ये तो उनके साथ इनजस्टिस हुई। और अब आपके क्वेश्चंस ही अगर लीडिंग क्वेश्चंस हैं जो कि किसी एक ग्रुप की तरफ आपको पढ़ने वाले को लीड कर रहे हैं कि आप वो बंदा जो है वो इस तरह के आंसर दे किसी एक ग्रुप की हिमायत में, तो वो भी जो है वो फेयर टेस्ट नहीं कहलाते। और जो टेस्टिंग और असेसमेंट है, असम्पशन नंबर 7 ये कहती है कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत सारे पर्पजेस सर्व करते हैं। अब जैसे इंटेलिजेंस का ही जो टेस्ट हम बच्चों का करते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा सुपीरियर इंटेलिजेंस का हामिल है, कौन सा एवरेज और कौन सा बिलो एवरेज, और हर बच्चे की नीड के मुताबिक फिर हम उन्हें एजुकेशनल जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। साइकोपैथोलॉजी जिस तरह मैंने कहा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर इन लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। कोर्स में जो है वो देखें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वगैरह का इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में लोगों को हायर करने के लिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, उसके लिए भी टेस्टिंग का इस्तेमाल होता है। बेशुमार ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ टेस्टिंग का इस्तेमाल होता है और जहाँ सोसाइटी को ये बेनिफिट करती हैं।